नमस्कार मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण और वर्तनी का अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमने सारे वर्गों का अध्ययन किया, स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया। स्वर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर थे वे 4 थे, दीर्घ स्वर थे वे 7 थे तथा प्लुत थे जो 2 थे। ठीक है। और एक हमने आयोगवाहा पढ़ा था जो हमारे अंग और अह था। ठीक है। और इस तरह से हमने व्यंजन पढ़े थे। व्यंजन भी हमारे कितने थे? एक तो थे स्पर्श व्यंजन, एक थे अंतस्थ और एक थे ऊष्म। ठीक है। स्पर्श व्यंजन वे थे जो 5 वर्ग थे, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास में जो अंतस्थ व्यंजन थे वे थे य, व, र, ल। और ऊष्म थे श, श और है ना। इस तरह से हमने अध्ययन किया था। अनुनासिक हमने पढ़ा था। अनुनासिक किसे कहते हैं? जो अपने वर्ग के पूर्व में जो आकर के आता हो, जैसे उसके, जैसे मान लो कै वर्ग है, अब जैसे पंखा आया तो ये ख क्या है? कै वर्ग का अक्षर है, तो इसके आगे यह अंग लग जाता है। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। ठीक है। अब हमने अनुनासिक का अध्ययन भी किया था। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। ठीक है। जिसकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों में से आती है। तो अब हमको अध्ययन करना है विसर्ग का, है ना। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है ना। हिंदी भाषा के अंतर्गत विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्राय, संभवतः आदि। विसर्ग का उच्चारण है प्लस है के स्थान के समान किया जाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, यह वर्णों के बाद ही प्रयुक्त होता है। ये देखिए, इसका चिन्ह क्या होता है? ये 2 बिंदु होते हैं, जो लास्ट में 2 बिंदु लगते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। और इसका ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत भाषा में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। अब ये देखिए आगे, हिंदी में अन्य व्यंजन ड और ढ, ये दोनों ही व्यंजन ड और ढ के ही रूप हैं तथा ये संस्कृत में नहीं होते हैं तथा ये दोनों वर्ण किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं और मध्य या अंत में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे साड़ी, झाड़ू, पढ़ाई, बाढ़ आदि शब्द। ठीक है। ये हमेशा कहाँ आते हैं? पीछे आते हैं। श और श। यूँ तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म ऊष्म जो व्यंजन है वह उच्च कोटि का ही माना गया है। ऊष्म व्यंजन को क्या माना गया है? उच्च कोटि का माना गया है। ये देखिए, ऊष्म वर्ण व्यंजनों की कोटि के हैं, किंतु मानक हिंदी में इन दोनों के उच्चारणों में कोई अंतर नहीं रखा गया है। श का प्रयोग संस्कृत शब्दों में तत्सम होता है, जैसे भाषण, है ना, भाषा, आभूषण, धनुष आदि। ठीक है। अब इसी तरह से जो ट है, ट से पहले श का प्रयोग होता है, वह है कृष्ण, काष्ठ है, नष्ट है और दुष्ट है आदि। ठीक है। अब देखो, इसको कैसे याद रखना है? श का प्रयोग संस्कृत भाषा में तत्सम। अब जो तत्सम शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द होते हैं, जैसे भाषा, भाषण, आभूषण और धनुष। ठीक है। ऐसे ट वर्ग से पहले श का प्रयोग कैसे होता है? ट वर्ग में कौन आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। अब ण किस में आए हैं? ट वर्ग में आए। तो इससे पहले जैसे कृष्ण है, काष्ठ है, नष्ट है, दुष्ट है आदि। ठीक है। ऐसे ही श और स आदि एक शब्द में साथ साथ प्रयुक्त हो तो पहला श और दूसरा श होता है, जैसे विशेषण। ठीक है। और विशेषण और शेष, शिष्ट है आदि। ठीक है। और आगत ध्वनियाँ, विदेशी भाषाओं से आई ध्वनियाँ जो हिंदी में स्वीकार कर ली गई हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अर्थात जो विदेशों से आई हुई ऐसी ध्वनियाँ हैं जो कि हमको क्या करती हैं, जो हमने स्वीकार कर ली हैं हिंदी भाषा में, वे आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे आंग, ज, फ ध्वनियाँ विशिष्ट हैं। अंग अंग्रेजी से आई ध्वनि, जैसे कॉलेज, तो ये आ गया। जैसे डॉक्टर,
बॉल, हॉल आदि। ज और फ अरबी फारसी से आई व अंग्रेजी से मिलती हैं, जैसे फालतू, है ना, मेज, फ़ौरन, जुल्म, फ़ोन आदि। ठीक है। और इसी तरह से संयुक्त व्यंजन, दो विभिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो विभिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तथा हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखो, श, है ना, श, जब कक्षा वाला श है ना ये, अब देखो कक्षा वाला श, अब देखो किस किस से बने हैं। देखो ये तो क है, ये श है और ये ए है, तो ये तीन मिलकर के क्या बन गए यहाँ पे? ये तो स्वर है और ये दोनों क्या है? व्यंजन है। तो दो मिलकर के क्या बना? श बन गया। अब देखो क श कक्ष, इसको क्या बोलते हैं? कक्ष श, है ना। तो क और श और ए मिलकर के श बन गया। अब त है तो त और र मिलकर के त्र बन गया। ठीक है। ऐसे ही ग है तो ये ज और यम और ए मिलकर के ग बन गया। ऐसे ही जो श्र है वे श, रह और ए मिलकर के श बन गया। जैसे देखो अब इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं? क्षत्रिय है, कक्षा है, त्रिशूल है, मित्र है। ठीक है। ऐसे ही कृतज्ञ है, ज्ञान है, श्रम है और श्रीमान है। ठीक है ना। देखो बेटा, आप मित्रों, यदि हम इसको हमें समझना है तो हमको इनको रटना नहीं है। अब जैसे ही हम इनको बोलेंगे तो जो आवाज़ हमारे साथ में आ रही है हम उसी को क्या कर देंगे? उसी को उसके साथ रिलेट करके बता देंगे कि यह, अब जैसे मान लो अपन ने बोला त्र, तो त और र दो आवाज़ें आ गई ना, और ए तो आता ही है तो त्र बन गया। ऐसे ही श, अब क, श और ए आ गया। ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, एग्जाम में यह हमसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो आगे, इसके अतिरिक्त हिंदी में दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले अनेक शब्द होते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो प और ये प्य, जैसे प्यार, प्यास। ऐसे क और त, कत, तो जैसे वक्त और भक्त। द और ध, जैसे शुद्ध और बुद्ध। ऐसे ही रम, र और मैं, है ना। मर्म, तो शर्म, धर्म, मर्म, है ना, ये सब शब्द हो गए। ऐसे तय और ये त्य, जैसे सत्य, मृत्यु। व और ये व्यय, व्यास। श और ये शय, श्याम और दृश्य। ध और ये ध्य और अध्याय। ठीक है, अध्ययन। तो इस तरह से शब्द बनते हैं। अब आगे देखते हैं हम द्वित्व व्यंजन क्या है। ऐसे एक जैसे वर्ण जब दो बार मिलते हैं तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो एक जैसे शब्द, अब जैसे एक जैसे मान लो क और क दो बार आ गया, है ना, ल और ल दो बार आ गया। ठीक है। ऐसे च और च दो बार आ गया, ट और ट दो बार आ गया, तो वो क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे अब देखो द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होंगे? जैसे देखो मान लो जैसे क और क तो कक बन गया। अब ऐसे ही क्या बनेगा? पक्का, धक्का, है ना, मुक्का। ठीक है। ऐसे ही ल और ल मिलकर के क्या बन गया? जैसे देखो दिल्ली, बिल्ली, है ना। तो इस तरह से च और च मिलकर के क्या बन गया? चच्चे, अर्थात सच्चा, बच्चा, कच्चा, है ना। ऐसी ट और ट मिलकर के टट बन गया, तो क्या बन गया? लट्टू, पट्टू, है ना। इस तरह से हमारे शब्द जो एक जैसे दो शब्द होते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं वे तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से प्रश्न बनेगा अपने पास में, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और वे द्वित्व व्यंजन होते हैं जो एक जैसे दो शब्द मिलकर के बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास में आता है वर्ण विच्छेद। ठीक है। अब हमको वर्णों का टुकड़े कैसे करना है, वो किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्दों के वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। करते समय व्यंजनों को अ रहित रूप लिखा जाना चाहिए। जैसे देखो काम, अब क है, क आधा हो गया, अब आ की मात्रा हट गई इस पे से तो आ गया, ऐसे मैं और ए आ गया। ठीक है। ऐसे विज्ञान में वह छोटी लगी तो छोटी, अभी ज्ञा किस किस से बना है? अभी अपन ने पढ़ा है ज और य से मिलकर के ग बना है, और आ की मात्रा हटी और न हटा। ठीक है। इसी तरह से भाषा में भ और आ, श और आ। इसी तरह से शूल में श और बड़ा ऊ, ल और ए, है ना। इसी तरह से आगे देखो हिंदी में है,
छोटी की मात्रा आधा न तो खुद ही आधा है तो न आधा तो द, और बड़ी की मात्रा। ऐसी संस्कृति में स और अंग। अब अंग क्या है बताओ? अयोगवाहा। क्या है अंग? अयोगवाहा। ठीक है, ऐसे ही स और क और री त और ई, है ना। इस तरह से पढ़ाई में प, अ, ड, आ और ई। ठीक है, ऐसे ही त्योहार में त, य, ओ, है, आ और र और ए। इस तरह से हमारे ये क्या बन गए? शब्द वर्ण विच्छेद हो गए, अर्थात वर्णों के विच्छेद हो गए। अब देखिए आगे देखिए, उच्चारण और वर्तनी। लिखने के ढंग को हम वर्तनी कहते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनि उच्चारण कहलाती है। ठीक है, अब देखो महत्व है कि क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है उसे उसी तरह से लिखी जाती है। अतः अशुद्ध उच्चारण के कारण ही वर्तनी में दोष आ जाता है और उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियों पर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया है, जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे अब ये इस तरह का प्रश्न हमारे पास आता है। देखो मात्रा संबंधी अशुद्ध शब्द दे देते हैं, हमको उसको क्या करना होता है? शुद्ध। अब जैसे प्रभु थोड़ी होता है, प्रभु होता है। ऐनक नहीं होता, ऐनक होता है। ऐसे मुनि, दिवाली, दीवाली। ठीक है, अनाधिकार, अनधिकार, गुरु। ऐसे ही अब देखो ये तो गुरु की मात्रा कौन सी बड़ी है और ये कौन सी मात्रा है? छोटी है। ठीक है, ऐसे ही पारिवारिक। ठीक है, ऐसे ही अधीन है तो आधीन, पत्नी, परीक्षा, पड़ोस, अलौकिक, हस्तक्षेप का हस्तक्षेप, शून्य का शून्य। इस तरह से जो हम उच्चारण करेंगे हम वही लिखते हैं। ऐसे ही अनुस्वार से संबंधित अशुद्धियाँ देखो, चांद, माँ, रंग, हंसना। इसी तरह से देखो जहाँ, दांत, कंस, आँख। ऐसे ही छः और शय से संबंधी जैसे नक्षत्र और नक्षत्र। देखो अब देखो कितनी बड़ी गड़बड़ है। देखो ये छः है लेकिन ये हमको शय लिखना है तो ये नक्षत्र हो गया, है ना। शब्दी गलत। अब ऐसे ही क्षमा और क्षमा, लक्ष्मी। इसी तरह से क्षत्रिय, आकांक्षा, छात्र। ठीक है, ऐसे ही शय से संबंधी जैसे प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। शासन नहीं होता, शासन होता है। विशेष, प्रशंसा। ऐसे निष्फल, नमस्कार, अभिषेक और कसट नहीं होता, कष्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से जो रेफ संबंधी है, अब रे कहाँ लगता है उसका भी हमको ध्यान रखना है। जैसे आशीर्वाद है, अब ये आशीर तो शय के बाद में रे आ रहा है ना, तो अब रे कहाँ चला जाता है? अपने पीछे वाले पे चला जाता है, तो क्या बन गया ये? आशीर्वाद। ऐसे ही नर्क है तो क्या बन जाएगा? ये नरक। ठीक है, नर्क नहीं होता, नरक होता है। ठीक है, ऐसे ही संस्करण तो क्या बन जाएगा? ये संस्करण। ठीक है, पूरा रह है ये। ठीक है ना, कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम। ठीक है, ऐसी प्रत्यात्मा, परमात्मा तो परमात्मा। ऐसे ही आदर्श का क्या हो जाएगा? आदर्श। अब देखो बोलने में लग रहा है अपन को ना कि ये गलत है, तो इस तरह से हमको अपनी अशुद्धियों का ध्यान रखना है। देखो अशुद्धि इसमें क्या है? विसर्ग से संबंधी मनोस्थिति, मनः स्थिति, है ना। ओ की जगह विसर्ग लग गई। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? विसर्ग संधि में पढ़ा था संस्कृत भाषा में। जब अगर कोई बच्चा, यदि कोई स्टूडेंट संस्कृत भाषा वाले वीडियोस देख रहा है तो उसमें मैंने ये बहुत विस्तार पूर्वक समझाए हैं। जैसे निसंतान तो निसंतान, अतः है। ठीक है, इसी तरह से द्वित्व व्यंजन कौन कौन से? जैसे उज्ज्वल, है ना, अध्ययन और ज्योत्सना। ठीक है, ऐसे ही संपत्ति। ठीक है, और इसी तरह से अब हमारे पास में आते हैं बै और वै। जैसे वन, वाणी, वनस्पति, पूर्व, वर्ष, बसंत, है ना। ऐसे नए और अनय संबंधी जैसे जागरण, चरण, स्मरण, आदरणीय, प्रणाम, रामायण, है ना। इस तरह से हमको ध्यान रखना है।
अन्य अशुद्धियाँ हैं आदर्श आदर्श, गृहस्थ गृहस्थ, चाहिए चाहिए, प्रदर्शनी प्रदर्शनी, अनुसूया, मर्यादा, स्वर्गीय, न्योछावर, इनको ध्यान रखना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रज्वलित, अनुग्रहित, प्रहलाद, शाप, रचिता, विषाद, शताब्दी, शाप्ताह और अत्यधिक। अब इस तरह से आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल बहुत छोटे से छोटे रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं। बार बार इस वीडियो को दोहरान करके देखें तो आपको याद हो जाएगा। बार बार दोहरान करने से निश्चित रूप से यह याद होगा। जय हिंद, जय भारत।